आज हमारे साथ डॉक स्टॉक में हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब। अच्छा, इसी तरह मैंने आपसे सवाल पूछा था, साथ में ही पूछ लेता हूं कि कभी भी आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है आप लोग बनाते थे, कभी फौज में दाखिलत करते? नहीं, देख, मुदाखलत नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी इज ए मुशावरती प्रोसेस। एक बंदा नहीं करता, ये मैं नहीं करता। नहीं, तो या फौज को हक नहीं है? मैं बताता हूँ ना, फौज को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। फौज इज ए स्टेक होल्डर जी। फौज सिक्योरिटी की पूरी कस्टोडियन है, हमारी दामन है। तो फौज के बगैर तो कोई पॉलिसी बन ही नहीं सकती। इसी तरह हम दूसरी कंसर्न मिनिस्ट्रियां होती थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री होती थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री होती थी, जितनी भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज होती थी उनको इन्वॉल्व करके मैं सेक्रेटरी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्रिजाइड किया करता था, जिसमें हम ये मसले डिस्कस करके फौज शामिल होती थी। अच्छा, और उसमें फिर फैसले करते थे। अब मैंने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रह जाएंगी। इससे पहले कि सर होंगी करना पे मुझे याद आया था कारगिल वाला। जी प्लीज, कारगिल। Who was responsible for that कारगिल? वो तो जाहिर है कि एक सिर्फ 3-4 आदमी थे। असल बात यह है कि फौज बतौर इंस्टीट्यूशन के तो एक रियलिटी है जो पाकिस्तान की एक, जिसको कहते हैं ना, इसके बगैर पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फौज में फिर देर आर सर्टन एलिमेंट्स एट टाइम्स हु डाइग्रेस फ्रॉम इट्स बेसिक डायरेक्शन जो होती है। तो उस वक्त भी यही हुआ कि 3-4 आदमी थे, जिसमें मुशर्रफ था, 1-2 और थे। तो उन्होंने, मैंने सपोर्ट किया बाद में उनको, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो उन्होंने फैसला किया, लेकिन न मुझे पता था, न प्राइम मिनिस्टर को, किसी को नहीं पता था। हम सडनली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी कारगिल जो है वो अब हमने काबू करने शुरू किए हैं। तो हमने फिर ये किया कि जब हमें पहली दफा ब्रीफिंग मिली है वो 17 मई 1999 को मिली है, यानी फरवरी में 1999 में हम लाहौर समिट पे एक बाकायदा एग्रीमेंट इंडिया से कर चुके थे कि अब हमने कश्मीर पे कैसे आगे बढ़ना है। और उस पे हम एक मीटिंग कर चुके थे श्रीलंका में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, सरताज अजीज और मैं थे, और वहां जसवंत सिंह था और उसका फॉरेन सेक्रेटरी था। हम लोग एक मीटिंग कर चुके थे फॉलो अप के तौर पर। उस वक्त फिर ये मार्च में, यानी फरवरी में यहाँ हुआ है। वो तो बात, वो बहुत पहले की बात है, वो और चीज है। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। तो ये जो है 99 का, उस वक्त कारगिल जब हमारे नोटिस में आता है तो फिर हमारी ब्रीफिंग होती है। उससे पहले हमें कुछ आइडिया नहीं था। अखबारों में पता नहीं कोई रिपोर्ट आती होगी, लेकिन उस वक्त ब्रीफिंग में हमें यह कहा गया कि हमने इंडिया को ऐसा पकड़ लिया है कि अब किसी दुनिया की कोई ताकत इंडिया को हमसे नहीं छुड़ा सकती। कॉल क्यों की थी कि वापस आ जाओ? नहीं, मैं आप तो सुनते जाइए, मेरे साथ आगे ना कीजिए। तो कहा कि जी हमने जुगुलर वेन से पकड़ लिया उसको। तो जनरल वजीद मलिक थे जो मिनिस्टर थे किसी चीज के, तो उन्होंने कहा भी कि व्हाट इफ इंडियंस रिएक्ट ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। का सवाल ही पैदा, हमने ऐसा पकड़ लिया, अब इंडिया कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इस पे, ज़ाहिर है हमारी फौज है, तो मैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि तुम श्रीनगर पहुंच जाओगे, पूछा। और क्या, बिल्कुल। तो फिर तो उन्हें क्या, तो फिर दुआ करो। तो दुआ की गई और मैं बड़ा खुश था, क्योंकि ये कारगिल की सारी चोटियां वो थी जो इंडिया ने हमसे छीनी हुई थी। जब हम 71 में, जब हम वीकेस्ट पॉइंट पर थे, जब इंदिरा गांधी ने भुट्टो को एक रात बातों में लगाया, इतना प्रोलॉन्ग की टॉक्स, उस वक्त उसके जो मिलिट्री लीडर्स थे वो हमसे हमारी कारगिल की चोटियां कैप्चर कर रहे थे। तो इस तरह उन्होंने हमारा कारगिल का हिस्सा, जो हमारा हिस्सा था, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो उस वक्त एक्चुअल लाइन थी, उससे इस तरफ था, वो सारा छीना उस वक्त जब हम वीकेस्ट। तो मैंने कहा, मैंने बाद में प्राइम मिनिस्टर को विंडिकेट किया, मैंने कहा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो अपनी फौज को कहे कि जो हमारा मुल्क कब्जा हमें मिल रहा है वापस, वो कि तुम खाली कर दो। मैं कहा ठीक है। तो मेरे जिम्मे ये पड़ा कि मैं दुनिया को बताऊंगा कि यहाँ हम फौज नहीं बैठी, यहाँ मुजाहिद बैठे। तो वो फिर मेरे जिम्मे लगाया गया। तो वो, और ये ऑपरेशन जाहिर है कि हमारे कहने पर नहीं हुआ था, ये फौज का अपना फैसला था। नहीं, वो तो वो कंफ्यूज था बहुत ज्यादा। लेकिन ये है, प्राइम मिनिस्टर
ने हमेशा यही कहा है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुशर्रफ इंसिस्ट करता है कि मैंने इनको ब्रीफ किया है, और वो कुछ ऐसे वाकयात हैं कि उनमें ना मैं इन्वॉल्व था ना सरताज अजीज, तो ऐसी ब्रीफिंग उसको मिली थी जिसका ताल्लुक मुझसे भी नहीं था सरताज अजीज। तो उसको मुशर्रफ कहता है मैंने बता दिया था, वो कहता है कि लोग कहते हैं उसको समझ ही नहीं आई बात जो मुशर्रफ ने कही। बात ये वो हुआ, मैं बताता हूँ कि असल चीज तो ये है कि जब मेरे जिम्मे लगाया गया कि दुनिया को ये कहना है कि ये मुजाहिदीन है, तो खैर वो मैंने 7 दिन 10 दिन किया। उसके बाद फिर मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मैंने कहा जी नहीं, नोबडी इज रेडी टू बिलीव अस, क्योंकि सैटेलाइट्स का जमाना है। तो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल उधर से बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए थे हमारे पहाड़ियों से, क्योंकि इन्होंने वहां बिठा तो दिए जाके बल्टी राइफलें दे के, लेकिन ना किसी को आर्टिलरी कवर दिया, ना कोई राशन दिया। तो बॉडी बैग्स हमारे यंग अफसरों के आने शुरू हो गए। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि वी मस्ट रिविजिट दिस, डिफेंस कमेटी की मीटिंग बुलाओ। तो वो फिर बुलाने के लिए हो कर रहे थे। तो इस दौरान में ये जो था, इधर कोई और सवाल आपने कर दिया था, मेरा दिमाग उधर चला जाता है। आप तो बस ये जो कारगिल का यहाँ होके चला जाता इसको यहाँ पे रैप अप कर देते हैं। अच्छा सर ये बताएं, अब मैं बहुत तेजी से 2015 आप बहुत तेजी में थे, जिससे मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मैं सर ये अब मैं यही सोच रहा था कि वाज द प्राइम मिनिस्टर एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि वो बाद में हाँ नहीं, अच्छा मैं बता देता हूँ कि देखें, जब ये हुआ, जो इसमें बाद में इवेंट्स हुए हैं ना कुछ, हमारा एक चाइना का विजिट होना था, राइट सर, एंड ऑफ जून। अब मुझे तारीखों की में गलती इस वक्त हो सकती है, लेकिन तो वो विजिट से पहले हमने एक मीटिंग हुई हमारी गवर्नर हाउस लाहौर में, और वहाँ पे तीनों सर्विसेज चीफ थे, मैं था, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो वहाँ जो नेवल चीफ थे वो उन्होंने मुशर्रफ से सवाल किया कि भाई हम वी आर ऑल मिलिट्री पीपल, वी नो कि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें पता होता है कि हमारा मकसद क्या है। वही जो शुरू में आपने बात की थी, वो एलिस इन वंडरलैंड की वाली बात, उसने कहा था कि क्या पर्पस क्या था। इस पे मुशर्रफ गुस्से हो गया, उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तो उस पे नवाज शरीफ ने मीटिंग बर्खास्त कर दी और बीच बचाव करके हम लोग उठे वहां से। तो नवाज शरीफ बड़ा मायूस हुआ कि कोई फैसला करना था, क्योंकि उस वक्त सरताज अजीज इंडिया से विजिट करके आया था, इंडियन जो थे वो बड़े नाराज थे, तो वो बातें अभी करनी थी। तो उसके बाद फिर हम बाहर आए, तो जो था गाड़ी में बैठ के, तो हाँ जब भी ऐसा होता तो मुझे नवाज शरीफ हमेशा गाड़ी में बिठा लेते थे। वो जब फाइनल टेस्ट भी जब हुए थे उस दिन भी यही हुआ कि एनडीसी में से निकले, तो कॉफ़ी के बाद फिर हुआ तो मुझे बिठा लिया गाड़ी में कि तू मेरे नाल आ जाओ शमशाद साहब ते जहांगीर करामत जनरल साहब ने कहा कि वही आ जान। तो फिर वो चले गए वहाँ जाके, फिर उसके दफ्तर में फैसला उस जनरल साहब से पूछा, मुझसे पूछा, दोनों से बात करके फिर उन्होंने फैसला कर दिया टेस्ट करने हैं। उस दिन फिर टेस्ट हो गए थे। तो यहाँ भी ये हुआ कि जब गवर्नर हाउस में हमारी मीटिंग बर्खास्त होती है तो नवाज शरीफ द मुंह लाल सी, तो गाड़ी च बैठा, पसीने उन्होंने आ रहे सन, गर्मियां का मौसम सा। तो बैठ के रायविंड की तरफ जब गाड़ी चली तो मैंने कहा, मुझसे कहते हैं शमशाद साहब हुण की करिए। तो ये सवाल, मैं कहा जी तुसी मैनू इत्थे ही ला दिओ ते मैं तुहाडा जहाज लैके इस्लामाबाद जाना ते मैं तुहाडी गल कराऊंगा वाजपेयी नाल। दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम कि मैं आपकी बात करवाऊंगा प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से, और हम ये मसला खुद तय करेंगे बायलैटरली। ठीक हो गया। इनफैक्ट हाँ यही बात मेरे शुरू से जहन में था कि हमने बायलैटरली बात करनी है, बात ऐसे किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। तो उन्होंने उतारा, मैं जाके मैंने वाजपेयी से बात करवाई, उसने भी मान लिया, और हमारा नायक हमारा नुमाइंदा था उधर से बैक चैनल के लिए, उसने अपना बंदा, उसका नाम था क्या, अब यार ये नाम भूल जाते हैं बड़े, तो बहरहाल वो उसने नॉमिनेट कर दिया, वो आ गया अगले दिन इस्लामाबाद, और हमने फिर 1 हफ्ता लगा के एक फ्रेमवर्क बनाया, एग्री कर लिया कि मसला हम विदड्रॉ करेंगे,
और ये भी और जो लाहौर का प्रोसेस रिज्यूम करेंगे, कश्मीर की तरफ जाएंगे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के तौर पर। ये बाकायदा हमने लिखे 4 पॉइंट्स कर लिए, ये एग्रीमेंट हमने साइन करना है, लेकिन अब उसका सिनारियो हमने ये भी तय कर लिया। ये हमारा काम होता है, जो हम डिप्लोमेट्स होते हैं ना, हम अपने आप को शरपाज कहा करते हैं। शरपाज वो होते हैं जो लोगों को चोटी पर लेके जाते हैं, तो हम शरपा, वो जो शरपा सामान लेके जाते हैं ना, नेपाली शरपा, तो हम शरपा, तो हमने वो ये सब डॉक्यूमेंट्स बना लिए ड्राफ्ट, बल्कि वो मेरे पास अब भी पड़े हुए 4 पॉइंट्स का, जो मेरी किताब का हिस्सा होगा। तो खैर, तो वो गए हम, फिर वहाँ हाँ फैसला ये हुआ कि हमने विथड्रॉ कर जाना है और सारा प्रोसेस रिज्यूम करेंगे, और इसको और वो करने के लिए, दुनिया में इंटरनेशनलाइज करने के लिए था कि हम जब चाइना जाएंगे तो वी विल फ्लाई ओवर, हमने इंडिया के ऊपर से फ्लाई करना था। तो ये तय हुआ कि हम एक मैसेज देंगे फ्लाइट से, जो नॉर्मली हम भेजते हैं जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट फ्लाई ओवर करता है, तो नीचे वाला जो मुल्क होता है उसको हम मैसेज देते हैं गुड विशेस का, ये हमारा प्रोटोकॉल है। तो कि उस मैसेज में हम जाएंगे, देंगे वाजपेयी को, तो उसके जवाब में वो जिस आएगा उसमें वो इनवाइट करेगा प्राइम मिनिस्टर को कि आप चीन से वापस आके हमें मेजबानी का शर्फ दें, और वहां हम ये एग्रीमेंट साइन करेंगे, हम ये एग्रीमेंट साइन करें, ये हमने तय कर लिया। अच्छा देखिए, और एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट बना के दे दिया हमने, और वो हो गया। तो यानी वो ड्राफ्ट भी हो गया जो हमारी तरफ से वाजपेयी को जाना था, जो एग्रीमेंट साइन होना था। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रह गया था जो वाजपेयी की तरफ से जवाब आ रहा था, तो उस पर उसने मिश्रा था उसका नाम, हाँ जो उसका था, जो इनका बैक चैनल का था, उसने कहा कि मैं जाके वो आपको फैक्स कर दूंगा इस्लामाबाद से वापस जाके, क्योंकि वाजपेयी कहीं बंबई गया हुआ था, कहता है वो आ जाएगा तो मैं वो करके रात को आपके चाइना जाने से पहले फैक्स कर दूंगा। ठीक है, रात को हमने चाइना जाना था, 11 बजे फ्लाइट थी। तो उस दिन मैं इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा। पहली दफा मैं इसके प्राइम मिनिस्टर के घर गया, नवाज शरीफ की, पहली दफा, दी ओनली टाइम। हाँ, मुझे बड़ी जबरदस्त कुल्फी खिलाई गई, आई वॉज वेरी हैप्पी। गर्मी का मौसम था उस वक्त, जून का महीना था, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के घर पे। तो वहां मैंने इंतजार करना था फैक्स पे जो आना था, और फैक्स कोई 10 बजे करीब आ गया। मैंने फैक्स निकाला, जब मैंने देखा तो वो टेक्स्ट वो नहीं था जो हमने एग्री किया था। उसमें वही गालम गलोच थी कि तुम एग्रेशन किया है, ये करो, फौज निकालो, ये करो। तो वो इंडिया, मतलब वो अपनी उनकी पोजीशन मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी और मायूस कुन थी, और नवाज शरीफ वाज मैड एट दिस कि भी उसके लिए मैंने उसको जब फैक्स दिया तो वो ही वाज वेरी अनहैप्पी। तो नायक भी था मौजूद, नायक पे नाराज हो रहा था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी इनका कसूर नहीं है, समथिंग हैज हैपेंड इन दिल्ली, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वी विल फाइंड आउट। मैंने कहा वी विल फाइंड आउट, पता चल जाएगा क्या वजह है। अच्छा, और वजह फिर बाद में मुझे जो पता चलती है वो वजह बाहर से नहीं थी, वो हमारी तरफ से थी। हम में से किसी ने अमेरिकनों को टिप कर दिया था कि हम तो बायलैटरली हमने मसला तय कर लिया है। तो अमेरिकनों ने भारत को कहा कि तुम कैसे कर लोगे बायलैटरली, कोई हम कराएंगे। दैट इज हाउ नवाज शरीफ एंडेड अप इन वॉशिंगटन ऑन 4th of July। ये है हिस्ट्री। तो वहां फिर नवाज शरीफ ने, और उसका क्लिंटन जो था उन दिनों, वो उसकी वो कौन थी जिसकी औरत का नहीं यार, वो सेक्सुअल क्राइसिस चला था, मोनिका, वो था। तो ही नीडेड एन इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू इवेंट चाहता था बड़ा। तो उन्होंने ये इवेंट इंडिया पाकिस्तान लेके, तो he managed to तो ये तो ये हुआ, अगर कुछ हो जाता तो ये हुआ। तो दैट इज हाउ Americans brokered peace between India and Pakistan। और मैं I was very unhappy because मैं बताऊं, जब हम चाइना गए रात को, फिर हम चाइना गए, जब हम रात को चले गए फिर चाइना, तो वहां पे मोनिका के चक्कर में ट्रीटी खराब, ट्रीटी तो खराब हो गया था। तो मैं बड़ा परेशान था। लेकिन वहां पहुंचे तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, और उसमें बड़ी क्लियर उसने कहा कि देखिए, ये पहले टू स्टार्ट विद ये आप लोगों का गलत एडवेंचर था, कारगिल के बारे में उसने कहा, और कहा कि अब आपको बेहतर ये है कि इसको खत्म कर दें। और अब चाइना हमेशा सिंसियर मशवरा देता था, हमेशा। अच्छा, कभी उसने ये नहीं कहा कि आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात, वो कहता था
तल्कात अच्छे रखे हैं। एक्सेलेंट। हमेशा ये कहता और था। अब भी अब भी यही कहता, अब भी यही कहता, अच्छा, बिल्कुल उसको कोई मसला नहीं कभी है नहीं। अमेरिका का है ही नहीं, ये हिस्ट्री है हमारी। मिस रूमर्स जब ये कहते हैं कि जनाब वो कह रहा है कि आपके ताल्लुकात उधर से अच्छे क्यों है, इस वजह से हम 2.3 कभी नहीं, ये अमेरिकन क्यों नहीं देंगे, अमेरिका का एक फिक्सेशन है चाइना के खिलाफ। हाँ। ये 1969 में भी कैनेडी के वक्त भी थी, जॉनसन के वक्त भी थी, अयूब खान को बल्कि लड़ाई हुई उसकी, जॉनसन ने कहा कि तुम चीन के साथ ब्रेकअप करो, अयूब खान ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। तो उस वक्त से अमेरिकनों को था। फिर इवेंचुअली ये हुआ 69 या 70 में जब याहिया खान प्रेसिडेंट था, तो निक्सन लाहौर मिलने उसको आया और उसको कहा कि हमारी चीन के साथ दोस्ती करवा दो। ओके। और याहिया ने फिर दोस्ती करवा दी उनकी। ओके। मैं बता रहा हूं, किसिंजर सीक्रेट विजिट पे गया और किसी को नहीं पता था, दुनिया को यह बताया था कि वो बीमार हो गया है, नथिया गली में बीमार है, उसको हॉस्पिटलाइज हो गया है और उसका डमी बना के रखा गया था। यानी इतनी सीक्रेसी थी कि इवन दी नंबर 2 इन द आर्मी जो जनरल हमीद था उसको भी नहीं पता था। ओके। और जितने सेक्रेटरी थे, मिनिस्टर, वो सब अपनी बीवियों समेत उधर बीवियों समेत नहीं कि मतलब खाने की चीजें, फॉरेन सेक्रेटरी की बीवी ने किसिंजर के लिए खिचड़ी बना के भेजी कि इसका पेट खराब हो गया है। हाँ। उसको भी नहीं पता था, हालांकि फॉरेन सेक्रेटरी इन्वॉल्व था बीच के अंदर। हाँ। सिर्फ ही वॉज दी ओनली पर्सन जिसको पता था। हाँ। सिर्फ याहिया खान। और तो हमने चाइना अमेरिका की दोस्ती करवाई, निक्सन का विजिट फिर बाद में हुआ सर, फिर चीन का वापस यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिली, आगा शाही उस डेलीगेशन का मेंबर था। तो मकसद ये है, पाकिस्तान का रोल रहा है चाइना के वाले से। पॉइंट ये है कि सर जब पॉपुलिज्म आती है, जब भुट्टो साहब की पॉपुलिज्म आती है तब भी, और जितनी पॉपुलिस्ट अप्रोच लेकर कोई आता है तो हर वक्त एक ही होता है। क्या ये जरूरी है एंटी स्टैब्लिशमेंट या एंटी मिलिट्री होना या एंटी अमेरिकन होना? आपने क्लियर कर दिया, अमेरिका को कोई तकलीफ फराहम नहीं होती कि वो आपके खिलाफ साजिशें करें या आपके खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर मारे या आपके बड़े नुकसानात करें। इसी तरीके से जो है वो ईस्ट को तोड़ने वाले आपके अंदरूनी ऑफ कोर्स जिसका आपने बताया ये आपका पॉलिटिकल मसला है, ऑफ कोर्स आपका पॉलिटिकल मसला। 2015 में जो है वो सर रशिया के साथ ताल्लुकात को रिवैम्प करवाया। जनरल रहीफ शरीफ साहब पहली दफा उधर जाते हैं। रशिया के साथ ताल्लुकात जो है वो हमें मिलियंस के अंदर देते हैं फायदा, यानी ट्रेड भी हमारी उस तरह सतह पे नहीं हो रही जिस तरीके से रशिया के साथ होनी चाहिए थी। ईरान के साथ ट्रेड का हमारा हुजम भी है, वो भी बहुत कम है, उस तरह ट्रेड नहीं हो रहा, मैक्सिमम स्मगल्ड साइड जो है वो ज्यादा। अमेरिका के साथ हम बायलैटरल ट्रेड भी करते हैं, खुली ट्रेड भी करते हैं, बिलियंस में हमारी ट्रेड होती है इकोनॉमिकली। कर्जा भी हमें चाहिए, रिलेशंस भी चाहिए, ताल्लुकात भी चाहिए, ताल्लुकात बनाता भी है। पहले शुरू में जब ये रीमेकिंग हो रही थी और आपने बड़े ही शानदार आइडियाज दिए कि जिस वक्त अवेलेबल चीजें होती हैं उस वक्त वहीं पे इशारा किया जाता है, तो कायदे आज़म का इशारा भी था कि गो फॉर इट। तो उस टाइम पर ये एक पूरा के पूरी जहनियत थी उस टाइम पर, जो यहाँ पर तो सुरखाइज्म चल रही थी और यहाँ पर एक मार्क्सिस्ट अप्रोच चल रही थी, और जिसको एक स्टेबलाइजेशन नहीं कह सकते थे, जो कायदे आज़म कहते कि आप इस तरफ चले जाएं, चुनाचे हम उसी तरफ ही गए। रिजल्ट में आप क्या देखते हैं? मैं अब 2013 से 18 और 18 से अब कंक्लूसिवली यहां तक आने जा रहा हूं। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा सर कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कमजोर होते जाएंगे? और पॉलिटिकल लोग अब तक कमजोर हैं, फॉरेन पॉलिसी आपकी जो है ना, कई मेजर चीजें आपके हाथ से गई। कारगिल गया, चीन कश्मीर गया, चाइना के साथ ताल्लुकात चाइना अच्छा रखे हुए, और चाइना जो है वो गवादर में कितना इन्वेस्ट कर दिया आपके इल्म में है सारा कुछ। वहां पे कोल पावर प्रोजेक्ट शुरू होने थे। एक जमाना जब यहाँ पे था कि हमने आवाजें लगाना शुरू कर दी कि कोल पावर प्रोजेक्ट्स हमें नहीं चाहिए, हम क्लाइमेट के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में शंघाई के अंदर कहा था, वी हैव टू बी डार्क बिफोर वी ग्रीन। सो ग्रीन के चक्कर से निकले, हमें पहले डार्क तो हो लेने दें। सो हमारे पावर प्लांट्स भी बंद हुए, और इधर जो है वो जर्मनी ने देखें कि 16 पावर प्लांट जो अपने कोल पे थे वो दोबारा शुरू कर दिए। अच्छा, दुनिया दोबारा अपने अपने चक्कर पे, कोई ऑयल पे लड़ेगी, फिर कोई पानी पे दोबारा वापस आएंगे, बाकी सारी चीजें होंगी। सर रशिया, ईरान, चाइना, इनके साथ आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं ये कब तक एंटी अमेरिकनिज्म को खेलेंगे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और फौज को गंदा करते कि इनको कोई बड़े फायदे हो सकते हैं?
और तीसरी बात एक और भी आप मुझे फरमा दें, वो तीसरा कौन सा एलिमेंट है सर? एक तो एंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर लें, एंटी अमेरिकनिज्म कर लें, और तीसरा कौन सा एलिमेंट हो सकता है जिसकी वजह से ये इसको प्ले करते हैं पॉपुलिज्म के लिए? पहली बात तो ये है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ओपिनियन है ये बहुत लिमिटेड है। ये वो जो तबका है ना, खास सूडो इंटेलेक्चुअल्स, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जो ये कहता है बार बार फौज का हवा बना के कि फौज हर बात में दखल देती है। ऐसी बात नहीं है। फौज अभी लिखी है रिसेंट। हाँ, देखिए फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी वेल डिफाइंड है। आर्टिकल 245 के तहत सिविलियन हुकूमत जो है वो मदद ले सकती है। बाकी मामलात में फौज कर रही है अपनी जितनी भी, और जिस तरह ये बात की जाती है DHAs बना रहे हैं, ठीक है, DHAs वगैरह में करप्शन ज़रूर है और बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजाज हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि कंपेयर करें जो सिविलियन जो नई आबादियां बनाते हैं शहरों में, लाइक समनाबाद, कृष्ण नगर, इस किस्म के, उनके साथ मुकाबला करें तो ये कम से कम ऐसे इलाके तो बन रहे हैं जो दुनिया से आप बड़े बड़े मुमालिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यानी आज कृष्ण नगर और समनाबाद कोई जाना भी पसंद नहीं करेगा जो हाल उन घरों का हो गया है जो हमारे सिविलियन। हाँ, ये है, LDA की बातें ले लीजिए। तो मकसद एक तो ये है, सैलाब ने बता दिया ना, इंक्रोचमेंट की हुई थी। हाँ, तो ये चीजें हैं। और जो आपने इस वजह से मैं ये कहता हूं कि फौज अभी भी बिल्कुल, और राइटली सो, कि हमारे न सिर्फ ये कि हमारी जरूरत है, बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान का वजूद फौज की वजह से है। जब तक फौज है पाकिस्तान। So would you suggest खान साहब को कि नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपको मैं अपनी बात बताऊंगा। मैं खान साहब का दिमाग तो मैं नहीं ना सोच, मैं दूसरे के सोच के दिमाग के बारे में कभी बात नहीं करता। अच्छा, आप बताइए। मैं अपनी सोच बताता हूँ, वो ये मेरी आप चूंकि सोच पूछी है तो मेरी सोच ये है, जब मेरे हुक्मरान मेरे सामने बैठकर जब बैठे होते थे तो एक फिक्रा जो मेरे जहन पर कुंद हो गया था वो ये था, जर्नैल को एड्रेस करते हुए, जनरल साहब हुन की करना है, जनरल साहब अब क्या करना है। ये लफ्ज सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे कि ये हमारे सिविलियन पॉलिटिशियंस जो हैं इनको खुद कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है। ठीक है जी। तो मैं उस पर सोचा करता था कि वो दिन कब आएगा जब मेरा एक मुंतखब इलेक्टेड सिविलियन प्राइम मिनिस्टर फौजी जर्नैल को ये कहेगा, जनरल आई वांट दिस लाइन टू बी टेकन। अच्छा, मैं बता रहा हूं कि वो जो इमरान खान जितना भी बुरा कोई समझता हो, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि इमरान खान कैन कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है वो, दुनिया के कोई भी लीडर हो। आपने व्हाइट हाउस में वो ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठे हुए देख लिया था ना, इज्जत से, डिग्निटी से, कोई पर्ची नहीं थी उसके हाथ में, बात की थी, वो बात कॉन्फिडेंस से करता है। तो पहली दफा एक लीडरशिप आपको मिली थी जो किसी को भी बड़े इत्मीनान और कॉन्फिडेंस के साथ और पाकिस्तान के मुफाद में बात कर सकती है। तो मैं बड़ा खुश था, और मैं सच बता रहा हूं आपको कि मेरा जो मिलिट्री लीडरशिप से बात हमें बुलाते हैं, राब्ते रहते हैं, हम उसको ब्रीफिंग वगैरह करते हैं, तो मैं हमेशा ये तासुर देने की कोशिश करता था कि अब हमारा वो चैप्टर जो है सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का, जो पिछले 70 सालों से चल रहा है और जिसने हमें बहुत कमजोर कर दिया है, और वो तबका सियासतदानों का और सूडो इंटेलेक्चुअल्स का उसको एक्सप्लॉइट करके मुल्क को अंदर से जड़ें कमजोर कर रहा है, कि अब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए। ये मैंने कहा था कि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट खत्म होके अब पहली दफा एक ऐसा लीडर मिल गया है जिसको फौज की सपोर्ट अगर मिल जाए तो दुनिया में पाकिस्तान सर उठाकर बात कर सकता है, जो अब तक हम सर झुका के बैठे हुए हैं, कभी IMF की वजह से, कभी FATF की वजह से, कभी अमेरिका के प्रेशर की वजह से, कभी इंडिया की धमकियों की वजह से कि वो मिलिट्री स्ट्राइक्स कर देंगे, कभी बरतानिया या यूरोप की सैंक्शंस की वजह से। तो मकसद ये था कि एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी। ये क्या हो गया, ये सोचने का मुकाम है। तो मैं इस पे ज़ाहिर है कि मुझे हो सकता है मुझे ना इल्म हो कोई जो वजूहात जिसकी वजह से ये हालिया बड़ी
खराब तब्दीली जो आई है, जिस तरीके से उन्हीं लोगों को वापस लाकर बिठाया गया जिनका नॉन केसेस चल रहे थे करप्शन के, जो सारा मसला चल रहा है, उनको वापस लाकर आप उन्होंने इख्तियार उसको दे दी गई है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरे लिए कोई पर्सनैलिटी के खिलाफ कभी, मैं मुल्क के बारे में सोचता हूँ, रियासत के बारे में सोचता हूँ कि काश हम इस रियासत का ख्याल कर लें बड़े फैसले करने से पहले, जिनसे मुल्क हिलचुल जाएगा। वो जो मसले होते हैं, अर्थ शेकिंग मसले होते हैं, उनको करने से पहले जाती मुफादात से ऊपर रहकर हमें करने। जेनेरिकली एंड स्पेसिफिकली सर, जेनेरिकली हमें जो है वो ओवरऑल मुल्क की पॉलिसी के ऊपर और स्पेसिफिकली फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जेनेरिक के अंदर चले जाएं तो क्या हमें जो है वो अपनी ही फौज के खिलाफ यानी पॉलिटिकल सेंटिमेंट, और फिर जो है अमेरिकनिज्म, ये किसी तरह से भी पॉलिटिकल फायदा देगा? देखें, अब आ जाए एंटी अमेरिकनिज्म पे। अमेरिकनिज्म का अमेरिका को पता है कि दुनिया भर में एंटी अमेरिकनिज्म है। इट्स नॉट बिकॉज दे लव टू बी एंटी अमेरिकन, इट इज बिकॉज ऑफ अमेरिकाज पॉलिसीज। जो अब तक जितनी जंगें दुनिया में लड़ी गई हैं वो अमेरिकनों ने लड़ी हैं, उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से या उनकी स्पॉन्सरशिप के तहत वो यूज करते हैं। जिस तरह हमें भी यूज किया गया, अफगानिस्तान में भी यूज किया गया। मुशर्रफ के बाद जिस तरीके से हमने जंग लड़ी है अफगानिस्तान में, हम वो जंग जो अमेरिका ने उस वक्त अफगानिस्तान में अपने दुश्मनों के साथ या जिसके खिलाफ वहां लड़नी थी, वो हम लोग खींचकर उसको पाकिस्तान ले आए और आज हम उसी जंग का मलबा लेकर बैठे हुए हैं। तो ये बात हमें सोचनी चाहिए कि अमेरिका का ये उसका मसला है कि एंटी अमेरिकन, हमें इसकी वो नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी गलतियां बार बार दोहराता है। जो चीज उसने ईरान में की थी बाई मुसद्दक को रिमूव करके, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था और उस वक्त की वहां ईरान शाह की एक फौज का एक जो जर्नैल था उसके साथ मिलकर ऑपरेशन एजेक्स डाला गया था। उसके तहत मुसद्दक को ओवरथ्रो करके शाह को दोबारा बिठाया गया था। तो इस वजह से आज तक अमेरिका के खिलाफ ईरान में सेंटीमेंट है। अब भी जाएं आप, वो 79 का इनकलाब तो हुआ ही है, वो तो खैर शाह के खिलाफ था, मगर शाह के खिलाफ इनकलाब का मतलब है अमेरिका के खिलाफ था, क्योंकि अमेरिकनिज्म से लोग तंग थे आए हुए। तो अभी आज भी वहां नारे मर्ग बर अमेरिका लगा हुआ है। हाँ, ये सब चीजें हैं। ये और चीज है कि ईरानियन एज ए पीपल, वो समहाउ दे लव अमेरिकन्स, दे लव अमेरिका। ये भी बड़ा बड़ी अजीब बात है। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से सर, वो क्योंकि मैं जाता हूँ, आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना, मैं आपको परेशान कर दूं। मुझे मैंने थोड़ा परेशान किया सर, आपने मुझे काफी परेशान किया। दो बंदों ने मुझे काफी परेशान किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं ईरान में, ये एक दफा हुआ ऐसे कि कांग्रेसमैन का डेलीगेशन आना था, पाकिस्तान ईरान जाना था, तो मुझे खास अमेरिकनों ने दावत दी, बिकॉज हॉलब्रुक मेरा दोस्त था, आप जानते होंगे हॉलब्रुक जो था, रिचर्ड हॉलब्रुक, वो मेरा अमेरिकन एम्बेसडर था, मैं भी अमेरिकन एम्बेसडर, तो उनको पता था कि मैंने ईरान में सर्व किया हुआ है। तो उसने हॉलब्रुक ने मुझे फोन किया कि शमशाद, मैं तुम्हें लंच पे बुलाना चाहता हूँ, यू हैव टू ब्रीफ सम कांग्रेसमैन जो ईरान जाने वाले हैं। तो मैं उसके लंच पे चला गया। तो मैंने जो बात उनसे की, मैंने कहा कि देखो, तुम ये देखो कि तुम अमेरिका, जो अमेरिकन तो आ गए हैं ईरान से वापस, लेकिन अमेरिका स्टिल लिव्स इन देयर हार्ट। वो बड़े हैरान हो गए, वो हैरान हो गए, कैसे कैसे। मैंने एक मिसाल दी, ये मतलब आई में भी रॉन्ग, मैंने तो उसको सिंबॉलिक कहा। मैंने कहा कि वहाँ एज एम्बेसडर मेरी जो गाड़ी थी वो पता नहीं 1987 का मॉडल कैप्रिस क्लासिक शेवरले गाड़ी, अमेरिकन गाड़ी। अच्छा। मैंने कहा जहां मैं जाता था, जहां गाड़ी मेरी खड़ी होती थी, तो ईरानी आके उसको चूमा करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चूमते थे सर। ये इनको मैंने बताया सर, अमेरिकन का। मैं मशहद के लिए फ्लाइट थी, ये कहाँ के लिए, तो मुझे गलती हो गई। हाँ। मैंने कहा ये रशियन फ्लाइट है, क्योंकि खवातीन देखकर मुझे ऐसे लगा। नहीं वो नहीं होता। तो ये तो अब आप देखे, चादर तो जहाज पे चढ़ के ऐसे जाती है। और सर आप ये चीज छोड़िए, मैं तो वहाँ 8 साल गुजारे हैं मैंने, छोड़ दीजिए सर। वो ये बड़ी कमाल। और फिर ये भी होता है, मैं बताऊं, ये सोचना कि इस्लाम के नाम पर इनकलाब आ जाएगा तो वहां इस्लाम आ जाता है, ऐसी बातें नहीं होती हैं। वहां इतने साल हो गए हैं,
वहां के हालात अभी बदले नहीं हैं, क्योंकि असल चीज गवर्नेंस होती है। इसके बरक्स ईरान के बरक्स वो जो बद्दू हैं यूएई वाले, शारजा, कुवैत, कतर, उन लोगों ने अपने तेल से बहुत फायदा उठा के तरक्की कर ली है। ईरान में वो तरक्की नहीं हुई, लेकिन ईरान हैज बीन अंडर कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वजह से वो नहीं कर सके। लेकिन मौलवियों के रूल के बारे में मैं इतना कहता हूं कि जितनी लंबी दाढ़ी होगी उतनी गहरी जेब होगी, गहरी जेब होगी, बस कमाल की बात। ये है। और रहा एंटी अमेरिकनिज्म, ये बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन, आई वॉज देयर इन वन मीटिंग इन न्यू हैम्पशायर, तो वहां बाइडन वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में थे, तो मेरा बेटा दरअसल डॉक्टर है, वो न्यू हैम्पशायर में सर्व करता है जाके, तो मैं उसको मिलने गया हुआ था, तो मैंने उस दिन वो पब्लिक मीटिंग थी वो देखी। तो ये 2008 की बात है, जब ये इलेक्शन लड़ रहा था प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो वहां इसने ये कहा कि पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह, तो उन्होंने सवाल किया, तो किसने कहा कि भाई पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है एंड वी हैव मिस हैंडल्ड पाकिस्तान, हमने इसको वो जो क्या होता है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करके पाकिस्तान को बड़ा डैमेज किया है, तो हमें पाकिस्तान को यानी अफगानिस्तान बनाने से रुकना है कि अफगानिस्तान 2009 का अफगानिस्तान ना बने, या 1979 का ईरान ना बने, जहां एंटी अमेरिकनिज्म है ना, ये बात। और इसके लिए मैं बड़ा करूंगा। फिर उसने, बाइडन ने किया भी, एक बिल एज सेनेटर इसने पेश किया था सेनेट में, जिसमें जो बाद में फिर कैरी लूगर बिल बना। पहले बाइडन लूगर बिल था, फिर कैरी लूगर बिल बन के वो आया। तो इस तरह उसने फिर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब प्रेसिडेंट बनने के बाद इसने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिससे पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म। एक्सेलेंसी, लास्ट क्वेश्चन विद योर परमिशन। एक्सेलेंसी लास्ट आपने करना है सर, आप लेकिन मेरी फीलिंग ना, आपने तो कंक्लूड करना। मे बी कुछ अरसे के बाद, 1-2 महीने के बाद, मे बी वो आप रिक्वेस्ट करेंगे, मैं सर को नहीं करूंगा, काइंडली इफ यू गिव अस मोर टाइम, क्योंकि बहुत बड़ी किताब है सर। 97 तक हम सारी कहानी समझ गए हैं। थैंक यू। देखिए ये एक अभी आगे उन्होंने समझानी है सर, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं सर। वैसे मेरे ख्याल में अपने आने वाले लोगों को सीधी लाइन पे चढ़ाने के लिए इनसे ही वादा कर दें, 2-3 महीने के बाद दोबारा मेरे माइंड में इस सारे सिनेरियो में, आई मीन करंट सिनेरियो में, जैसे करंट आई मीन कि लेट्स से 90s एंड ऑनवर्ड्स, मीडिया का रोल कैसे आपने देखा है? आई मीन व्हाट रोल हैव दे प्लेड in aggravating the situation that is already very bad? क्योंकि ये बातें जो आपने बताई, ये बातें तो हमने सर इसमें सिर्फ वन वर्ड कमेंट इससे पहले बात पॉलिटिशियन की रह गई थी कि पॉलिटिशियंस कैसा है आप, तो मुझे जो लॉट हम ट्राई कर चुके हैं ना, जो गुज़श्ता, तो उसको नलिफाई कर देना चाहिए। वो बिल्कुल उसको, उसके बगैर मुल्क का फ्यूचर होगा, उनके साथ मुल्क का फ्यूचर नहीं है बिल्कुल। सेम गोज़ विद मीडिया है, सेम गोज़ विद मीडिया, विद व्हाट? मीडिया नहीं, मैं वो नहीं, देखिए मीडिया जो है ना, ये उस वजह से है, जिस किस्म की आपकी लीडरशिप थी, उनकी वजह से हमारा मुल्क पूरा जो है ना वो करप्शनाइज हो गया है। सर आपने सारी जो इंफॉर्मेशन दी है, पहली दफा राइट इंफॉर्मेशन आई है। करप्शनाइज हो गया है मुल्क पूरा, सिर्फ मीडिया नहीं है। आपको मैं कहूं, पार्लियामेंट करप्शन से भरी पड़ी है। मैं जुडिशरी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन लोगों को तो पता है ना हकीकत क्या है। ठीक है जी, कोई सेगमेंट नहीं हमारी सोसाइटी का जो करप्शनाइज नहीं है। वेरी ट्रू। सड़क पे जाए बंदा जो है वो करप्शन कर रहा है, तो इस वजह से मुझे खुद बददिली है। लेकिन काश हम उसके, बेसिकली अगले दिन भी मैंने जिक्र किया था, एक ही तरीका है, हम फोकस करते हैं हर वक्त सिम्टम्स पर। ठीक है जी, बस उनके जी ये हो गया, ये हो गया, और ये काम नहीं कर रहा, ये डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, ये प्रोफेसर टीचर काम नहीं कर रहे हैं, और जी ये पुलिस काम नहीं कर रही है, ब्यूरोक्रेट करप्ट है जी, पार्लियामेंट कानून नहीं बना रही है, जज जो हैं वो फैसले नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं, फौज अपना रोल नहीं कर रही है, फौज दूसरे का रोल कर रही है। तो मकसद ये, these are the causes, not these are symptoms है, कॉज बीमारी तो है, सिम्टम्स हैं, जो बुराइयां नजर आ रही है ना आपको, ये असल बीमारी अंदर है। और वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है कि रूल ऑफ लॉ चाहिए हमें, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून नहीं कहीं भी नजर आता।
कहीं नहीं, ना पार्लियामेंट कानून बना रही है, ना अदलिया कानून को इन्फोर्स कर रही है उस हिसाब से। कभी देखें कानून जो फास्ट फैसले हैं 10-10 साल चल रहे हैं केसेस, जज के पास जाता है। आई नो वन केस 10 साल से कराची में जा रहा है, वो हर रोज कराची ट्रैवल करके खर्चे में जाता है, पता चलता है या जज नहीं है या वकील नहीं है, इस तरह। और कोई केस नहीं, ऐसे ही केस है। तो मसला है कि देखिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात की जाती है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहां होती है जहां जुडिशरी की इज्जत होगी। मसलन मगरब में, लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तस्वर भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज वहां जजेस और जुडिशरी दे आर डूइंग देयर जॉब। एग्जैक्टली। हमारे यहां नहीं हो रहा तो हर चीज में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले आते हैं। ये बात इज्जत ओदी हुंदी है, जे फैसले दी हुंदी है इज्जत। जब तुम फैसले करोगे ठीक तो इज्जत होगी ताड़ी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमारी डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। मेरी ये दस्तबस्ता दरखास्त है जो भी जुडिशरी से मुतल्लिका लोग हैं। तो मकसद ये है कि ये चीजें जो है, कानून मुल्क बदलना है तो बीमारी को खत्म कीजिए। बीमारी जो है ना वो आपके यहाँ लॉलेसनेस है टोटल, और वो इन लोगों ने की है। उस ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपके यहाँ यू आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां लूटर्स, प्लंडरर्स, किलर्स, मर्डरर्स, मनी लॉन्ड्रर्स, प्रॉफिटर्स, होर्डर्स, दे आर ऑल फॉरगिवन बाय लॉ। और वो लॉ फॉरगिवनेस जो दी जाती है हमारे यहां न सिर्फ ये अदालतें नहीं देती हैं, बल्कि वो एनआरओज की सूरत में दिए जाते हैं। उससे बनता है, ये हमारा सिस्टम बन गया है। पहले एक आदलिया ने कह दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी 1954 में, जब से ये मिलिट्री के टेक ओवर शुरू हुए थे। अब ये सबको करप्ट लोगों को वापसी ला देना, यानी आपके मुल्क पे इनकंसीवेबल है कि किसी करप्ट बंदे को सजा दे सके। मुझे बता दीजिए पिछले 2-3 सालों में किस अदालत से किसी करप्ट बंदे को सजा मिली है? किसी को नहीं। तो फिर हमारी सोसाइटी, मुआशरा जो है ये एज ए होल करप्ट हो गया है। इसको दुरुस्त करने के लिए 2-3 ऐसी चीजें करने की जरूरत है। एक, अपने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना है। दूसरा ये है कि रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करना है, जहां के यानी आप हर चीज कानून से बाला कोई बंदा ना हो। ये मुझे याद आ गया 88 में मैं सफीर था कोरिया में, तो वहाँ मुझे जुनेजो साहब ने आना था, प्राइम मिनिस्टर जुनेजो। मैंने उनका विजिट अरेंज कराया हुआ था। तो अगले दिन उन्होंने 12 बजे मुझे जनरल ज़िया का फ़ोन आता है, प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि सफीर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको इस वक्त लेट बता रहा हूँ, लेकिन कल जुनेजो साहब आ रहे हैं, उनके डेलीगेशन में एक ख़ास शख्सियत है और आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। मैंने कहा जी बताइए। कहले उसका नाम है नवाज शरीफ और वो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के। तो मकसद मैं सिर्फ बात इस वजह से कह रहा हूं कि कोई मुझे खास ख्याल रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर चीज कोरियंस ने अरेंज की हुई थी उनके, सब करप्शन पे। ओके। हाँ ओके। फिर मैंने कहा दूसरा है मेरिटोक्रेसी। अच्छा, उस पे जरा उनको समझने में मुश्किल थी। मैंने बताया कि राइट मैन फॉर द, उनको पता नहीं था कि मेरिटोक्रेसी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये मेरी सर किताब आ रही है मेरिटोक्रेसी। तीसरी बात मैंने कहा कि मुल्क जो है ना, ये छोटा सा मुल्क है। कोरियन जंग में ये दरख्तों के छिलके उबाल कर खाया करते थे, इतनी गुर्बत थी। लेकिन इन्होंने पिछले 30 सालों में तरक्की कर ली। कहते वो किस तरह की थी है? मैंने कहा जी ये जो जहां बैठे हैं ये सोल है, कैपिटल इनका। कहता हाँ ये तो है पता मैनू। तो मैंने कहा जी इनकी जो पोर्ट है, बड़ी पोर्ट, वो साउथ में 300 मील दूर है, पुसान। तो इन्होंने एक आर्टरी बनाई है जहां से लेकर पुसान तक 300 मील लंबी। कहते आर्टरी? मैं कहा जी खून की शहरक जो होती है ना वो। कहते की मतलब? मैं क्या कि मोटरवे बनाया है यहां से लेकर वहां तक 300 मील लंबा मोटरवे, और वहां उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन्स, कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स, स्टील मिल्स, सब चीजें बनाई। और आज मुल्क बदल गया है। मोटरवे होता है, खून मुल्क को सप्लाई करता है। तो उन्होंने इंडस्ट्री अपनी यहाँ इस तरीके से बनाई। अच्छा ये मोटरवे किसने बनाई? मोटरवे से वो चौंक गए। वो कहते हैं ना एक सिक्स्थ सेंस होती है ना, कहते किसने बनाई थी? मैं कहा जी ये देवू वालों ने बनाई थी। कहते मेरी किसी नाल मीटिंग करवा सकते हो?
तो मैंने कहा जी बिल्कुल हाँ। तो मैंने उसी वक्त अपना कमर्शियल काउंसलर था उसको बुलाया, मैंने कहा देखो ये चीफ मिनिस्टर साहब की कल मीटिंग, देवू के चेयरमैन है, वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ गोल्फ खेला करता था, किमू चूंग, तो बल्कि उसने भी किताब लिखी हुई, जिस तरह आप किताबें लिखी, उस किताब मेरे पास पड़ी हुई है कि कैसे उसने अपना ग्रुप को ऊपर तक पहुंचाया। तो मैंने कहा जी उससे मीटिंग करवा दे, कल सुबह करवा देना। उसने अगले दिन मीटिंग हो गई, तो मुझे कहा कि सर वो मीटिंग हो गई चीफ मिनिस्टर साहब की, तो बस बात मेरे खत्म हो गई। मैं 2 साल बाद वहां से ट्रांसफर होके ईरान चला गया, और वहां ईरान 1.5 साल या 2 साल बाद मैंने अखबारों में देखा कि हमारी मोटरवे बन गई। आपकी आधी बात क्या कमाल की बात है सर, ये भी क्रेडिट आपके ऊपर है। बाय द वे मोटरवे आपने बनवा दी, आपने साथ में ये कहा था ये आर्टरी है और इसके साथ इंडस्ट्री लगती है, उन्होंने मोटरवे वाली बात पकड़ ली और वो साथ इंडस्ट्री जो बनाया नहीं, वो नहीं बनाई। वो मोटरवे पे उन्होंने अपनी नवी BMW दुरांदे से 200 समझ आ गई, वो समझ आ गई थी बिल्कुल। ये है तो फिर वैसे इंशाल्लाह आपसे एक और वक्त चाहिए। एक्सेलेंसी, माय लास्ट क्वेश्चन, 3 सजेशन टू द फॉरेन पॉलिसीज कि पाकिस्तान को, 3 सजेशन, ओनली 3। ये बिल्कुल नहीं, ग्रेट ऑफ यू सर। देखिए वही बात है, आजाद फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसके लिए आपको आपकी सोच बदलनी होती है। बट इन आवर केस इट इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डू व्हाट अदर्स वांट अस टू डू, राइट। तो फोरमोस्ट जो चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि व्हाट इज इन आवर इंटरेस्ट, बस सिर्फ वो फैसले करें जो नेशनल इंटरेस्ट में है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को आज तक एक लायबिलिटी बना के रखा हुआ है, उसको अब वक्त आ गया है कि एसेट बनाए अपना। एक्सीलेंट, एग्रीड। और बाकी तीसरी बात यह है कि हमारा जो हमारी एज न्यूक्लियर पावर एक बहुत अहम रोल है, और जिस किस्म के हरकतें और वाक़यात हमारे मुल्क में किए जा रहे हैं, ये हम अपने आप को एक स्लो तो नहीं बल्कि बड़ा फास्ट जहर दे रहे हैं, अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो द सूनर वी गेट रिड ऑफ दीज टेंडेंसीज, और मैं कहता हूं कि हर इदारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करे, वो चाहे जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, फौज हो, यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल, सब अपना, पुलिस हमारे पाकिस्तान में आप देख लीजिए बिल्कुल वो काम नहीं कर रही जो पुलिस का काम होता है। Exactly. बिल्कुल वो काम नहीं। पुलिस आज कल क्रिमिनल्स के साथ होती है और होर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, कब्जाखोरों को प्रोटेक्ट करती है, डॉल्फिन वाले गुंडे बन गए, और या इन सियासतदानों को प्रोटेक्शन देती है। तो ये है, तो पुलिस अपना काम करे। ब्यूरोक्रेट्स को भी चाहिए जो कायदे आजम ने कहा था, ये मैं हर दफा लेक्चर देता हूं, ब्यूरोक्रेट्स को कहा करता हूं, कायदे आजम की बात याद रखें कि ये सियासतदान, प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, you are going to stay there. So you take decisions, whatever decision is in accordance with the law, in accordance with your conscience, or in accordance with the national interest. ये हमें कहा है मशवरा। अगर हम ब्यूरोक्रेट्स ये काम शुरू कर दें अमानत से, दयानत से, और जो कायदे आज़म ने कहा था, तो ये मुल्क देखिए, मैं कहता हूं ये 5 बड़ी ताकतें क्या, ये 7वीं ऊपर चला जाएगा कई लेवल पे। हमें इतनी रेजिलियंस है, और हमारी फौज कैन डिलीवर मिरेकल्स, बशर्ते के इसमें एक आदमी का रोल ना रहे। यहाँ एक कलेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए। फौजों में, दुनिया में किसी जगह एक आदमी का रोल नहीं होता, ना इंडिया में ना अमेरिका में। फौज इसी तरह अदलिया में भी होता है, अदलिया में सर हायर रोल होता है, सुप्रीमेसी होता है। बस ये चीज होनी चाहिए। जिस दिन हमने अपना घर ठीक कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। एक्सेलेंसी Shamshad Ahmed Khan sir, so you are this is not the interview, this is a complete magnanimous book. Thank you very much sir, great, so saluted one.